Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Bus. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेके, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ बेसिक पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लेने वाले हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट, तो पहला तो पॉइंट ये है कि सिंपल सॉल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। बेटा इसमें वर्ड लिखा है सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट का बेसिक मीन आपको पता है कि सॉल्ट के पास जब बेटा हम सॉल्ट को आयोनाइज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि यहाँ से आपको पार्ट मिलते हैं। एक तो बेटा पॉजिटिव पार्ट मिलता है, एक मिलता है आपको नेगेटिव पार्ट। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट बच्चों क्या होता है, आपका कैटायन होता है, ठीक है, जो अपनी डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड पार्ट होता है आपका एनायन। लेकिन दोनों को दोनों अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अभी सॉल्ट का जो फॉर्मेशन है वो बच्चों आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही हम जनरली फॉलो करते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं ये लाइन नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे आपके एसिड सिर्फ एसिड होते हैं या सिर्फ बेस होते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड जो अपने एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर को शो करते हैं, वो सॉल्ट कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एसिड और बेस ही नहीं, ठीक है, कोई सी भी कंपाउंड जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करते, अगर वो कंबाइन होंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सॉल्ट और प्लस आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जनरल रिएक्शन है, हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आते हैं। तो सॉल्ट बेटा अगर मैं इसको आयोनाइज करूँगा, इसको मैं एक्वस सॉल्यूशन के साथ लेके जाऊँगा, तो यहाँ से एक पार्ट तो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा और सेकेंड पार्ट आपका होगा नेगेटिव पार्ट, इट इज़ एनाइन। तो कैटाइन और एनाइन देखने को आपको मिलेगा। अभी इसमें लाइन है सिंपल। तो सिंपल का मतलब क्या है, सॉल्ट का मतलब अपन ने समझ लिया। सिंपल का मतलब बच्चों क्या है कि जो भी कैटाइन और एनाइन यहाँ पे आयंस फॉर्म होंगे, वो आयंस एक्चुअली बच्चों कैसे होंगे, सिंपल होंगे। अब सिंपल का मतलब क्या है बेटा, सिंपल का मतलब टेक्निकल वर्ड में आपको ये से समझो कि ये कैटाइन और जो एनायन हैं वो अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का मतलब क्या है, अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करेंगे। आप ध्यान सुनो, अपनी आइडेंटिटी को वो क्या करेंगे बच्चों, डिफाइन करेंगे। तो मतलब आइडेंटिटी डिफाइन करने का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे होने वाला है कि जो पॉजिटिव पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट के साथ मैं किसी सॉल्यूशन को लेके आऊँगा, तो पॉजिटिव पार्ट अपने कुछ ना कुछ अपने कलर चेंज करके या डिफरेंट मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में एफरवेसेंस या फिर हीट या फिर डिफरेंट आपके अदर प्रॉपर्टी पीपीटी का फॉर्मेशन, तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, ऐसे पॉजिटिव पार्ट उसी तरीके से नेगेटिव पार्ट। लेकिन ध्यान देना, इन एक्वस सोल्यूशन नहीं, एक्वस सोल्यूशन में बेटा पहले हो ही चुका है, डिसोसिएशन हो चुका है। जो कैटायनिक पार्ट है उसके पास भी एक्वस होगा, एनायनिक पार्ट के पास भी एक्वस होगा। हाइड्रेशन आपको यहाँ पे पूरा पार्ट देखने को मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव नेगेटिव के आसपास स्टिक होंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रेशन स्पीयर का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किस तरीके से होगा, तो उस लाइन को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखो, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया कंपाउंड आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। ये बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं एस ब्लॉक रिएक्शन। जब एस ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने एल्काइन अर्थ मेटल्स पढ़ा था, तो वहाँ पे बेटा ये कंपाउंड में लिया था, रिएक्शन भी डिस्कस करी थी, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि देखो बेटा ये आपका यहाँ पे ये तो आपका बेस हो गया, यहाँ पे ये आपका एसिड हो गया, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा BaCl2 प्लस मिल जाएगा आपको वाटर मॉलिक्यूल्स। तो BaCl2 बच्चों क्या है, सॉल्ट। क्लियर है, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होगा। इसको बेटा मैं लेके जाना चाह रहा हूँ एक्वस सोल्यूशन के साथ, तो एक्वस सोल्यूशन बच्चों ये आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइज होने के बाद बच्चों क्या मिलेगा, ये बेरियम आपको +2 की स्टेट में, ठीक है, और प्लस आपको मिल जाएगा 2Cl-। चार्ज आपका बैलेंस हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव +2, यहाँ पे आपका नेगेटिव -2, एक Cl के पास माइनस, 2 Cl के पास -2 हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो गया। अभी क्या करेंगे कि बेटा बेरियम के साथ मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कंपाउंड लेके आऊँगा जिसके पास सल्फेट एनायन हो। तो सल्फेट एनायन बेटा हम लोग लेते हैं SO4-2। तो SO4-2 एंड कंबाइन विद Ba+2, तो यहाँ से आंसर बन जाएगा BaSO4। और BaSO4 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे आप जेई मेंस और नीट के, वहाँ पे कहीं ना कहीं बेरियम सल्फेट के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये बच्चों क्या है, अपने वाइट प्रेसिपिटेट वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब जो बेरियम है वो अपने आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर चुका है, Ba+2 अपने आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट
कर चुका है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर बच्चों क्या पास हो चुका है। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो दैट्स व्हाई दिस इज सिंपल, कैटायन यहाँ पे अपने टेस्ट को प्रॉपर दे पा रहा है। अब आते हैं क्लोराइड की तरफ, तो क्लोराइड का टेस्ट कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं ये एक्वस पार्ट है, ये भी एक्वस पार्ट था, इसके साथ बच्चों में लेके आना चाहूँगा सिल्वर का नाइट्रेट। ठीक है, AgNO3। ये रिएक्शन हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ी थी बेटा, हेलोजन फैमिली के अंदर भी पढ़ी थी, और जब मैंने डी ब्लॉक के अंदर आपको सिल्वर के बारे में पढ़ाया था, इंडिविजुअल एलिमेंट सिल्वर के बारे में, तो वहाँ भी डिस्कस मैंने करी थी। तो यहाँ पे बच्चों आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, तो AgCl, कैटायनिक आयनिक पार्ट से AgCl बन जाएगा, बाकी एन के अंदर बच्चों आपको मिल जाएगा NO3। ठीक है ना, NO3 माइनस है। अभी यहाँ से पॉइंट है कि AgCl जो है बेटा वो PPT की फॉर्म में देखने को मिलता है, बट किस कलर का PPT होता है? तो व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे दोनों टेस्ट क्लियर हो चुके हैं, कैटाइंस को एनाइंस के, तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल्ड कि ये सिंपल सॉल्ट यहाँ पे आपका कवर है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं डबल सॉल्ट को लेकर। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट को बेटा हम लोग क्रिस्टलाइन लैटिस के नाम से भी कॉल करते हैं, क्रिस्टल लैटिस के नाम से भी कॉल करते हैं। क्यों कॉल करते हैं डबल सॉल्ट को? क्योंकि डबल सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड फेज में जब होता है बच्चों, सॉलिड स्टेट में होता है, तो काफ़ी स्टेबल होता है, अपनी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बेटा हम लोग इसको क्रिस्टल लैटिस के नाम से भी कॉल करते हैं, क्रिस्टल लैटिस सॉलिड के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन है कि डबल सॉल्ट में नाम है बेटा डबल। सॉल्ट का मतलब क्लियर है, सॉल्ट का मतलब क्या है? जिसके पास कैटायन पार्ट भी हो, एनाइन पार्ट भी हो, ये समझ में आ गया। डबल का मतलब बेटा 2 से रिलेट है, तो 2 से रिलेट होने का मतलब है कि यहाँ पे आपको 2 सॉल्ट देखने को मिलेंगे, 2 सॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो आपके 2 सॉल्ट्स हैं, ये बच्चों आपके एडिशनल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, मतलब एडिशनल कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। दोनों बेटा सॉल्ट आपके कंबाइन होंगे, एडिशनल कंपाउंड की प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, और यहाँ पे बच्चों बनाएंगे आपके डबल सॉल्ट आपके कंपाउंड। ठीक है, फिर क्रिस्टल लैटिस आपके बनाएंगे यहाँ पे कंपाउंड। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ से पॉइंट ये आता है कि हमारे पास जो कैटाइंस एनाइंस प्रेजेंट होंगे डबल सॉल्ट के पास, वो बच्चों की अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यस, सॉलिड फेज में, सॉलिड स्टेट में जब होंगे तो वो अपने आइडेंटिटी को बिल्कुल प्रॉपर रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉपर डिफाइन करेंगे। बट एन एक्वा सॉल्यूशन अगर ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर होंगे तो उस केस में ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं बच्चों? लूज़ कर देते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी को लूज़ कर देंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को देने वाले हैं, तो मेरा आंसर होगा यस। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में अगर बात करूं, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बच्चों किसके लिए डिफाइन होता है? बच्चों आपके कैटाइंस और एनाइंस के लिए डिफाइन होगा। तो जो कैटाइंस मिलेंगे और जो आपको एनाइन मिलने वाले हैं डबल सॉल्ट के अंदर, जब आप एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाओगे, तो कैटाइंस और एनाइंस अपने इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर बच्चों क्या होंगे? क्लियर हो जाएंगे, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने आइडेंटिफिकेशन को क्या करेंगे बच्चों? डिफाइन करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। डबल सॉल्ट में एक बेसिक डिफरेंस देख लो क्या है। डबल सॉल्ट के अंदर आपको 2 सॉल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सॉल्ट भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब बेटा वो सॉलिड स्टेट में होंगे तो क्रिस्टल फेज में डिफाइन होते हैं, मतलब आइडेंटिटी को डिफाइन कर पाते हैं। जब वो एक्वस मीडियम में जाते हैं तो आयोनाइज होते हैं, सारे के सारे कैटाइंस एनाइंस बच्चों डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, और कैटाइंस से वो एनायनिक फेज आपको देखने को मिलेगा। तो उस केस में ये जो डबल सॉल्ट है अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। ठीक है, डिफाइन नहीं करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल कैटाइंस एनाइंस अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को दे पाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर हो गया? अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ K2SO4 प्लस Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, और प्लस बच्चों 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन सब का बेटा कॉम्बिनेशन होगा, और कंबाइन करने के बाद यहाँ से बच्चों मिलेगा एडिशन कंपाउंड। अब वो होगा आपका K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस एंड डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये बेटा वेल नोन कंपाउंड है, आपको ये पता है इसके बारे में। दिस इज कॉल्ड पोटास बिकॉज ऑफ पोटेशियम
है ना। यहाँ पे बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये बेटा बिकॉज ऑफ पोटेशियम इज कॉल्ड पोटास, ठीक है। तो नाउ दिस इज कॉल्ड पोटास एंड बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम दिस इज कॉल्ड पोटास एलम, ठीक है। पोटास एलम बेटा आप देखो, मैंने जब पोटेशियम भी आपको पढ़ाया था वहाँ भी डिस्कस करा था मैंने, एल्यूमिनियम भी पढ़ाया था मैंने, वहाँ भी इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये आपको पता है ना, दिस इज एडिशनल कंपाउंड। अभी इसको आप ये पूरा का पूरा अगर बच्चों सॉलिड स्टेट में होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। लेकिन जब बेटा ये एक्वस मीडियम, ये पूरे के सॉल्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, डबल सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में लेके जा रहा हूँ, और एक्वस सॉल्यूशन में जैसे मैं लेके जाऊँगा तो जो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट हैं बच्चों वो आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या क्या मिलने वाला है, 2K+ मिलेगा एंड SO4-2 पोटेशियम सल्फेट से मिल जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट से बच्चों क्या मिलेगा आपका, यहाँ से 2 एल्यूमिनियम है तो 2Al+3 एंड 3SO4-2 यहाँ से मिलेगा। वाटर मॉलिक्यूल मतलब है नहीं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ इनके डिसोसिएशन के लिए। तो अब आप यहाँ से देखो कि जब मैं इन पूरे के पूरे कंपाउंड को मैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ लेके गया तो यहाँ से आपको देखने को मिले बच्चों ये पर्टिकुलर कैटाइंस और एनाइंस। अभी क्वेश्चन फिर वही है कि इनका टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो क्या करते हैं बेटा, हमारे पास इस तरीके से कंटेनर है, जे इस बीकर है, इस बीकर के अंदर वो सभी के सभी बच्चों कैटाइंस एनाइंस जैसे K+ हो गया, SO4-2 दोनों में कॉमन था, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं बेटा Al+3, ये आपके कैटाइंस और एनाइंस इस बीकर के अंदर आपके प्रेजेंट है। क्या ये बेटा टेस्ट को डिफाइन करेंगे, तो उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो करते हैं। फर्स्ट एक बीकर मैंने यहाँ पे लिया, इस बीकर में हमारे पास तीनों ही टाइप के क्या है बच्चों, कैटाइंस एनाइन प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सोल्यूशन लिया बच्चों BaCl2 एक्वस, इसको मैंने जैसे इसमें डाला तो बच्चों जो Ba+2 यहाँ से क्या मिलेगा, Ba+2, तो Ba+2 बच्चों कंबाइन करेगा आपके सल्फेट के साथ तो क्या बना लेगा, BaSO4। और BaSO4 आपको पता है, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि बच्चों ये वाइट PPT ऑफ प्रेसिपिटेट को डिफाइन करता है। इसी तरीके से सेकंड देखो, फिर से मैंने इसी बीकर को ले लिया बच्चों, यहाँ पे डॉट डॉट, ये कैटाइंस एनाइंस आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इसके साथ मैंने क्या किया, यहाँ बच्चों मैंने NaOH एक्वस ले लिया, ठीक है। NaOH एक्वस बोलते हैं डाइल्यूट फेज में ले लिया, और इसकी मैंने 1 to 2 ड्रॉप्स मैंने इसमें यूज कर दी। जैसे इसके अंदर बच्चों डाली तो यहाँ से आपको मिल गया क्या बच्चों, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। एक यहाँ से पॉइंट आपका ये डिस्कस होगा कि NaOH ने सोडियम प्लस और OH- रिलीज किया, तो अगर यहाँ पे जो एल्यूमिनियम +3 है ये बच्चों जाएगा हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनाएगा AlOH थ्राइस। और AlOH थ्राइस बच्चों ध्यान देना, ये भी आपका बेटा एक पर्टिकुलर टाइप का PPT क्रिएट करता है। दिस इज हैविंग दी वाइट जेलेटिन, ठीक है, वाइट जेलेटिनियस PPT का ये करेगा बच्चों फॉर्मेशन। क्लियर हो गया, तो ये वाइट कलर की PPT करेगा जनरेट, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 2 टेस्ट क्लियर बच्चों, एक तो बेरियम का क्लियर हो चुका है, सॉरी एक तो आपका सल्फेट क्लियर हो चुका है, सेकंड एल्यूमिनियम क्लियर हो चुका है, अब बचा है सिर्फ पोटेशियम। तो एक बीकर हम और सेम बीकर ही लेने वाले हैं, सेम बीकर इसी को लेने वाले हैं। तो सेम बीकर मैंने ले लिया, यहाँ पे कैटाइंस एनाइंस आपके प्रेजेंट है। इसके साथ मैंने क्या किया कि बच्चों मैं ले लेता हूँ HClO4, ठीक है। HClO4 मैंने ले लिया, तो HClO4 से बच्चों आपको पता है क्या मिलने वाला है, H+ आयन मिलने वाला है, Cl O4-1 मिलने वाला है। तो ये बच्चों जाएगा पोटेशियम, यहाँ बच्चों क्या प्रेजेंट रहेगा, पोटेशियम का टेस्ट, तो पोटेशियम जाएगा बेटा आपके Cl O4- के साथ, तो यहाँ से बनाएगा आपका KClO4, और ये भी बच्चों देता है वाइट PPT। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो आपके डबल सोल्ट के अंदर जो इंडिविजुअल कैटाइंस एनाइंस थे वो प्रॉपर टेस्ट को डिफाइन कर पा रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो याद रखना कि डबल सोल्ट के अंदर जब ये सॉलिड फेज में और एंटी को डिफाइन करता है अपना कंपाउंड, जब एक्वस फेज में जाएगा तो अपनी सॉलिड प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन नेचर उसको लूज कर देगा। लेकिन इंडिविजुअल कैटाइंस एनाइंस अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कैटाइंस एनाइंस हैं वो कैसे हैं बच्चों, कुछ सिंपल ही तो है। आप देखो ना, नाम डबल सॉल्ट जरूर है लेकिन यहाँ पे जो कैटाइंस और जो एनाइंस हैं वो एक्चुअली में कैसे हैं बच्चों, सिंपल कैटाइन सिंपल एनाइन। तो कोई डाउट ही नहीं है, आसानी से वो अपने टेस्ट को डिफाइन कर पाएंगे इन रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग डबल सॉल्ट के लेने वाले हैं, ठीक है।
ये सब एग्जाम्पल आपको आते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं सब बता ही चुका हूँ आपको। नेक्स्ट बच्चों हम बात कर लेते हैं मोहर सॉल्ट। ठीक है, मोहर सॉल्ट भी आपको मैंने पढ़ाया था बेटा, आयरन को लेकर हम डिस्कशन कर रहे थे तब भी आपको डिस्कस किया था, अमोनियम को लेकर भी बताया था, एक साल्ट मैंने आपको सॉल्ट के बारे में बताया था सबका सब। तो बेटा ये क्या होता है, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट में ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकेंड ले लेते हैं। नेक्स्ट इज कार्नलाइट। ठीक है, अब कार्नलाइट के बारे में भी बच्चों आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। मैंने बेटा ये और होता है और मैंने कहाँ पढ़ाया था बताओ, जब मैंने पोटेशियम और मैग्नीशियम डिस्कस करा था वहाँ पे। ठीक है, तो इट इज़ ए KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। बेटा क्रिस्टलाइजेशन को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं थर्ड कंपाउंड लेके, क्रोम सॉल्ट। ठीक है, क्रोम सॉल्ट, तो इसमें बेटा नाम है क्रोम। क्रोम बेटा रिलेट करेगा क्रोमियम को। ठीक है, तो यहाँ बच्चों मिलता है K2SO4 डॉट Cr2SO4 ट्वाइस, यहाँ पे आपका थ्राइस, Cr+3 में स्टेबल जाएगा ना, तो Cr2SO4 थ्राइस। ठीक है, Cr+3 में डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए बेटा इसके आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों, समझेंगे हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देख रहे हैं। तो देखो बच्चों, सॉल्ट का मतलब समझो पहले। सॉल्ट का मतलब बेटा आपको पता है कि ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसके पास कैटाइन प्रेजेंट है और आपका एनाइन प्रेजेंट है, पॉजिटिव पार्ट है और आपका नेगेटिव पार्ट है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटा ये है कि आपके जो भी सॉल्ट अवेलेबल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है ना, तो इसमें से या तो बच्चों कैटाइन प्लस एनायन दोनों के दोनों बच्चों कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स, ध्यान दो। या फिर आइदर, या फिर कैटाइन आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, और एनाइन आपका बेटा कैसा, सिंपल हो सकता है। ध्यान दो, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों, आपका जो एनायन है वो आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। ठीक है, या फिर कैटाइन आपका सिंपल हो सकता है। अगर दोनों ही सिंपल होंगे तो फिर बच्चों वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, वो सिंपल सॉल्ट में चला जाएगा, या फिर आपके डबल सॉल्ट कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अपने आइडेंटिफिकेशन को देने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल का मतलब देखो, जो भी पार्ट सिंपल होगा, यहाँ पे देखो जब दोनों कैटाइंस एनाइन आपके कॉम्प्लेक्स होंगे तो कॉम्प्लेक्स आपके कैटाइंस एनाइंस बच्चों जो भी देखने को मिलेंगे वहाँ पे वो अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को कभी भी नहीं देते हैं। यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, कॉम्प्लेक्स आपका कैटायन है, तो जो कॉम्प्लेक्स कैटायन है ये अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को नहीं देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिकॉज जो कॉम्प्लेक्सिटी ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को नहीं देगा, बट जो सिंपल पार्ट एनाइन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को बिल्कुल देगा। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लेक्स अगर आपका एनाइन होगा तो फिर ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को नहीं देगा, अपने आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करेगा। और जो आपका कॉम्प्लेक्स फिर आपका सिंपल कैटायन होगा तो वो अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को दे पाएगा। ठीक है, तो 3 टाइप के कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये सब के सब कॉम्बिनेशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक्चुअली ए टाइप ऑफ एडिशनल कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी आपके बेटा एडिशनल कंपाउंड ही होते हैं, एडिशनल कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा, ध्यान दो बच्चों, ये स्टेबल होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म हो चाहे बच्चों एक्वस फॉर्म हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा चाहे आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म हो और चाहे मैं बात करूँ तो आपकी एक्वस फॉर्म हो। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक्वस फॉर्म दोनों के अंदर बच्चों ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। दोनों के अंदर कैसे होंगे बच्चों, प्रॉपर स्टेबल। ठीक है, स्टेबल होने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो रहे हैं। ये बात आप समझो, जब पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो एल्फा होगा या फिर यहाँ पे आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम के अंदर, तो उसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, लेस देन 100% होगी। इसका मतलब पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हुआ है, तभी बेटा इसकी एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या है, लेस देन 100 है।
मैंने सपोज 5 मोल्स आपको दिया है, तो 5 मोल्स पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होगा, आपका सपोज 3 मोल्स 4 मोल्स ही आयोनाइज होगा। तो कुछ पार्ट बच्चों बचेगा अनआयोनाइज्ड, कुछ पार्ट हो जाएगा आपका आयोनाइज्ड। तो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड पार्ट के बीच में क्या होगा, एक आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट होता रहेगा। इसका मतलब कि जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो कैसे हो जाते हैं, वो रहते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी काम कर सकती है, क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर। ये आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अच्छा, नेक्स्ट हम ध्यान से सुनेंगे कि एडिशनल कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाई कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है, एंड दे हैव डेफिनेट आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे आपका कैटायनिक पार्ट होगा, एनायनिक पार्ट होगा, एज वेल एज जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो न्यूट्रल स्पीसीज भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, है ना, तब यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और आपका चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे आपका एक्वा सॉल्यूशन हो, दोनों के अंदर ये क्या करते हैं, आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो क्या आपका प्रोसेस क्या हो, क्या डिसोसिएशन होगा? तो बिल्कुल, जब आप वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आओगे तो आयोनाइजेशन तो होगा, आयोनाइजेशन बिल्कुल होगा, लेकिन आयोनाइजेशन होने के बाद जो कैटाइंस एनाइंस मिलेंगे उसमें से अगर दोनों कॉम्प्लेक्स हैं तो अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को नहीं देंगे, मैंने पहले ही क्रॉस किया हुआ है। अगर एक कॉम्प्लेक्स एक आपका सिंपल, तो जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को नहीं देगा, सिंपल वाला देगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर जो कैटाइंस एनाइंस होते हैं और डिसोसिएशन जनरली, मैं बर्थडे का यूज कर रहा हूँ बेटा, जनरली नॉट ऑलवेज, ठीक है, जनरली अगर दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे तो नहीं देंगे। अगर एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स हो कोई सिंपल वाला दे देगा, तो मैं यूज करूँ बेटा जनरली, तो जनरली क्या करते हैं वो अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को नहीं देते हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लेकर, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, जैसे मान के चलो हमारे पास एक कंटेनर है, एक बीकर है, इसके अंदर बच्चों मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को मैंने फिल किया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को मैंने फिल किया। कॉपर सल्फेट का आपको कलर पता है बेटा, इट इज़ ए लाइट ब्लू। ठीक है, लाइट ब्लू आपको देखने को मिलता है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अमोनिया लेके आया बेटा NH3 और एक्सिस के अंदर। अब ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे जो बच्चों आपका अमोनिया है ना, उसके साथ देखो प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट वो है। तो अमोनिया के पास तो बच्चों प्रेजेंट है आपके लोन पेयर्स इस नाइट्रोजन के पास, ये क्लियर है। अभी जो कॉपर सल्फेट एक्वस के पार्ट है बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कैटाइंस है, Cu+2 मिलेगा, इन सल्फेट में SO4-2 मिलेगा। ठीक है, अब SO4-2 तो बच्चों आपका यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, अपनी स्टेबिलिटी करता है रिप्रेजेंट, और किससे करता है बेटा, ऑक्टेट थ्योरी से। ठीक है, ये तो स्टेबल डिफाइन करता है। लेकिन जो कॉपर+2 है, ये बेटा क्या आपको पता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो मैं आपको यहीं पे हिंट कर देता हूँ, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, प्रीवियस लेक्चर को आप देखो ध्यान से, मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉपर+2 है, तो क्या कॉपर+2 यहाँ पे स्टेबल है, बताओ बेटा। कि कॉपर+2 की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर बच्चों में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका रहेगा ये 29। ठीक है, मैं यहाँ पे इनर्ट गैस कन्फ्यूजन की बात करूँगा, तो बच्चों यहाँ पे आपका आर्गन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपको मिलेगा यहाँ से 3D10 N4S1। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन है कि बेटा कॉपर एक्चुअली में कॉपर+2 की स्टेट में है, तो कॉपर+2 Cu+2 का मतलब क्या है कि बेटा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा 27 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो तो आर्गन यहाँ पे हो जाएगा, बाकी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बच्चों 4s से, एक आपके 3D से, तो ये 3D9 हो जाएगा, 4s0, एंड इसके बाद 4p आएगा तो वो भी आपका 0 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो गिवन एनायन है, इस गिवन एनायन के बेस पे
हम लोग ये डिसाइड करें कि ये किस नोबल गैस के काफ़ी क्लोज अपने स्टेट को डिफाइन कर रहा है। क्लियर है? 27 आपके यहाँ पे 29 था, यहाँ पे 27 आपके इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। अभी समझो ध्यान से कि हमारे पास जो नोबल गैस प्रेजेंट है, पहले उसको देखेंगे। तो बच्चों देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 2। नियोन की बात अपन करते हैं तो इसका कितना होता है आपका 10। ठीक है, हम मैजिक नंबर ऐड करते हैं 2, 8, 8, 18, 32। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे आर्गन, इसकी बेटा कितने हो जाएंगे? 18। नेक्स्ट क्रिप्टॉन की बात कर लेते हैं तो इसका आएगा आपका 36। जेनॉन की बात कर लेते हैं तो बच्चों 54 आता है। और लास्ट इज रेडॉन, इसकी बात करते हैं तो 86 होता है। ठीक है, अभी देखो 26 सबसे क्लोज किसके हैं? तो 26 बच्चों सबसे क्लोज होगा आपकी क्रिप्टॉन के। ठीक है, तो क्रिप्टॉन के सबसे क्लोज है। अगर मतलब ये जो कॉपर +2 की स्टेट में 27 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास, अगर 27 बच्चों 36 की तरीके से बन जाता है तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं 36 में से 27 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना बच्चों बचेगा? ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 9। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 को आपको डिफरेंस देखो, 9 का डिफरेंस, तो 9 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। अब हमारे पास बेटा गिवन क्या है? अमोनिया एक्सिस में है। तो कितने अमोनिया बेटा? आपको पता है कि हमारा एक जो अमोनिया है इसके पास बच्चों क्या प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जब ये 2 प्रेजेंट हैं, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बचेगा उसको हम लोग बैलेंस बाद में करेंगे। तो इसका मतलब ये पता चला कि यहाँ पे मैं कितने अमोनिया जोड़ सकता हूँ बच्चों? 4 अमोनिया को मैं यहाँ पे लिंक करा सकता हूँ, मतलब कॉपर +2 के साथ। क्या आपको मेरी बात इतनी क्लियर है? अच्छा ठीक है, तो अब 4, अब देखो आपको ये पता चला कि यहाँ पे हम कितने अमोनिया को ज्वाइन करा सकते हैं। ये तो आपके यहाँ पे कन्फर्म हो गया। तो देखेंगे बच्चों, तो यहाँ से जो आपका जब रिएक्शन परफॉर्म होगा तो यहाँ से जो आंसर बनेगा, इस रिएक्शन से जो आंसर बनेगा वो बच्चों बनेगा यहाँ से CuNH3 4। बेटा कॉपर के पास चार्ज स्टिल भाई +2 होगा। इस +2 को बैलेंस करने वाला बच्चों कौन होगा? यहाँ पे ये जो सल्फेट आयन था तो ये हो जाएगा SO4 -2। समझ में आ गया? तो यहाँ से ये आपको स्पीसीज़ देखने को मिल रही है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? अच्छा, अब ये स्पीसीज आपके यहाँ पे समझ में आ गई किस तरीके से आपकी फॉर्म हुई है। इसको आप न्यूट्रलाइज करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। क्या ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को देगा यहाँ पे? अगर आप इसे आयोनाइज करोगे तो कैटायनिक पार्ट कैसा है बच्चों? कॉम्प्लेक्स है। और एनायनिक पार्ट कैसा आपका है बेटा? सिंपल है। तो एनाइन टेस्ट देगा आपका आइडेंटिफिकेशन को, लेकिन कैटाइन टेस्ट नहीं देगा। तो बेटा ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपका। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन को कंप्लीट करके। ये हमारे पास बीकर है। इस बीकर के अंदर बच्चों मैंने क्या किया था? मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, और ये था आपका लाइट ब्लू सॉल्यूशन था। और फिर इसमें आपने क्या किया, एक्सिस में आपने अमोनिया को मिक्स किया था। तो फिर यहाँ से आपको एक बीकर जो मिला है, इस बीकर के अंदर बच्चों आपको मिलेगा डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। और जो कंपाउंड फॉर्म होगा, दिस इज़ दी कॉपर NH3। आपके 4 मोल्स आपको पता चल गए थे, मैंने बताए थे। और ये बड़ा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा सल्फेट। ठीक है, ये कंपाउंड आपको मिलेगा। फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक टेस्ट यहाँ पे कराएंगे, फर्स्ट टेस्ट बेटा ये हम कराएंगे बेटा किसका? सल्फेट का करा लेते हैं पहले। ठीक है, तो मैंने क्या किया, BaCl2 एक्वस में डाला। तो बेटा Ba+2 और सल्फेट यहाँ से, तो क्या बनाने का बेटा? BaSO4 फॉर्म कर लेगा। और ये आपको अभी मैंने पढ़ाया था, वाइट PPT आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो टेस्ट बेटा हो गया, बिकॉज यहाँ पे एनाइन कैसा है बच्चों? सिंपल है, तो इसका टेस्ट दे दिया। लेकिन जब हम यहाँ पे कॉपर के पास चार्ज कितने बच्चों? +2 की स्टेट में है ये। तो कॉपर क्या आपने +2 का जो चार्ज है, क्या कॉपर अपने +2 टेस्ट को डिफाइन करेगा? तो यहाँ पे कॉपर +2 के टेस्ट को डिफाइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज यहाँ पे जो कैटाइन होगा बच्चों वो कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो कैटाइन है वो कभी भी आपके टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को डिफाइन नहीं करेगा, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? अमोनिया लिंक है उसके साथ। तो फिर वो अपने टेस्ट को यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जोटर आयन का फॉर्मेशन वो आपका डिफाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पे SWITZR। ठीक है, तो जोटर सॉल्ट आयन देखने को मिलेगा। ये जोटर सॉल्ट आपको यहाँ पे डिफाइन अपनी प्रॉपर्टी करेगा। ये गिवन कंपाउंड है यहाँ से।
अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जो मैंने बोला था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको कंपाउंड का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का, मैंने पहले आपको अमोनिया के बारे में बताया था कितना अमोनिया चाहिए, वो मैंने आपको फिक्स कर दिया था। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अभी भी कहानी बची हुई है, तो उस पूरी कहानी को यहाँ पे डिफाइन में करूँगा, ध्यान दो। तो बच्चों कॉपर आपका था +2 की स्टेट में, हम लोगों ने एक कन्फ्यूजन निकाला था। तो आपका जो 3D वाला था उसको देखेंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ पे देखेंगे, तो इस तरीके से 9 थे ना, 3D 9। तो ये हो गया बच्चों, देखो 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो गया 3D के पास 9 थे। 4s बच्चों 0 हो गया था, ठीक है, ये आपका 4s हो गया। और 4p तो अपने आप में पहले से बेटा आपका 0 था, ठीक है, ये हो गया आपका 4p। अब देखो सीन को समझना ध्यान से, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है वो बच्चों यहाँ से 3D से कहाँ बेटा जंप करेगा, 4p में, यहाँ पे ये इधर बच्चों हो जाएगा आपका एक्साइटेड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और आपको पता है कि जो अमोनिया होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड है, ये अपने आप में कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स को पहले पेयर्ड करेगा। तो यहाँ देखो, इसमें देखो यहाँ तक तो आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ये आपका अनपेयर्ड है, तो इसको बच्चों ये कहाँ शिफ्ट करेगा, 4p में। ये 4p में यहाँ से बेटा इसका एक्साइटेशन हो जाएगा। और जब एक्साइटेशन हो जाएगा तो अब ध्यान दो, 3D के पास बच्चों क्या मिलेगा, 3D के पास एक ऑर्बिटल बेटा वेकेंट हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ये आपका हो गया बच्चों वेकेंट। और 4s के पास भी आपका ये वेकेंट। और 4p की तरफ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको लास्ट में इलेक्ट्रॉन दिखेगा जो बेटा आपकी 3D क्लास से मूव किया था। तो देखो यहाँ पे वेकेंट बच्चों कितने हैं, 1 2 3 4, चारों आपके वेकेंट हो गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा कि जो आपके पास कितने अमोनिया आपके आने चाहिए थे वो हम लोगों ने डिस्कस करे थे बेटा, कितना 4 अमोनिया, और एक अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 आपके 8। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरीके से यहाँ पे हो जाएंगे अरेंज। अभी इसके जब कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करेंगे तो देखो इसमें से एक D से पार्टिसिपेट किया है, 3D से, 4s से एक पार्टिसिपेट किया तो s हो जाएगा, p से 2 पार्टिसिपेट किए हैं तो आपका p2 हो जाएगा। तो इसका जो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन जो हम बात करेंगे तो कैसा होगा, DsP2 होगा। और DsP2 का मतलब 1 2 3 4, n = 4, और 4 का मतलब बेटा ये होगा आपका स्क्वायर प्लेनर आपका डिफाइन होगा। क्लियर हो गया? अभी यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अनपेयर्ड है, जब अनपेयर्ड है तो इसका मतलब दिस इज ए नॉट डायामैग्नेटिक, दिस इज ए पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, क्लियर है? तो देखो ये जो मैंने गिवन कंपाउंड बताया उसकी रिएक्शंस आपको बताए, उसके टेस्ट बताए, उसके बेस पे मैंने यहाँ भी ये भी बताया कि इसके कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कितना अमोनिया चाहिए और इसका हाइड्रेशन आपका क्या होगा, एज वेल एज उसका आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, इट इज ए पैरा और डाया। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। पहले यहाँ पे FeSO4 प्लस KCN, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड। और ये बच्चों पोटेशियम साइनाइड बच्चों किस में रहेंगे, एक्सिस के अंदर। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, साइनाइड आयन। और ये बच्चों काम करेगा अपनी लिगेंड की तरीके से, ठीक है, लिबिस बेस की तरीके से काम कर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और यहाँ देखो बच्चों आयोनाइज होगा तो मिलेगा Fe+2 एंड SO4-2। SO4-2 बच्चों आपको ऑलरेडी स्टेबल होगा और ये आपका सिंपल आयन है, ठीक है। तो ये अपने टेस्ट को देगा, बट Fe+2 अपने टेस्ट को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज Fe+2 बच्चों कंबाइन करेगा आपके साइनाइड के साथ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितने साइनाइड आने चाहिए, तो इसके लिए बेटा दो कितने साइनाइड आने चाहिए, कितने लिगेंड आने चाहिए, तो ये बेटा कौन बताएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। यही आप यहाँ पे निकाल पाओगे। मैं डायरेक्ट आंसर बेटा बोलूँगा, यहाँ पे आपको टोटल चाहिए 6 साइनाइड। तो यहाँ से देखो सबसे पहले स्टेप में बच्चों क्या बनता है वो देखो, FeCN ट्वाइस, ध्यान समझना, .4CN, एक्चुअली यहाँ पे 6 CN रहते हैं, ठीक है, वो मैं बैलेंस करके बात करूँ, प्लस आपको मिलेगा K2SO4। फिर यही जो कंपाउंड है ये बच्चों आपका भी स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल होने के लिए बच्चों क्या करेगा, ये 4 आपके पोटेशियम बाहर, यहाँ से FeCN6। इसको समझो ध्यान से, ये सीन सब कुछ कैसे हुआ है। यहाँ पे पहले देखो पहली स्टेप तो ये हुई थी,
अभी ये तो आपको पता है कि आपका जो आयरन है उसमें से आपका सल्फेट वाला पार्ट कहाँ गया। क्वेश्चन तो एक ये रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जब पता चला कि यहाँ पे स्टैंडर्ड कितना चाहिए, तो बेटा मैं बोलूँगा कि आपको स्टैंडर्ड चाहिए थी 6। यहाँ से आपको सी एन, देखो लॉजिक को समझो, कितना स्टैंडर्ड चाहिए था बेटा, 6 CN चाहिए था आपको, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 6 CN चाहिए था। ये 6 CN मिल जाएगा तो आयरन +2 वाला है बच्चा, वो नोबल गैस को एक्वायर कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, वो स्टेबल हो जाएगा। अभी 6 CN चाहिए तो बेटा पोटेशियम भी कितने हो जाएंगे, तो ये भी आपके 6K+ होंगे कि नहीं होंगे, पहले ये बताओ। 6 आप यहाँ पे K+ हो जाएंगे, कन्फर्म है, ठीक है। अभी ये समझो कि बेटा Fe के पास चार्ज कितना था आपका, +2 चार्ज था, ठीक है, उसको बैलेंस करने की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप में क्या होगा, Fe जो +2 था बेटा आपके 2 CN को ले लेगा, भाई +2 है ना, तो 2 CN ले लो, 2 -2 हो जाएंगे, बैलेंस FeCN2 बन जाएगा। बाकी आपके 4, देखो मैंने बेटा क्या चीज़ 6 CN चाहिए था, 2 CN आपको यहाँ पे ज्वाइन हो गए, तो 4 CN आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्लस पोटेशियम बच हो जाएगा। देखो सल्फेट में चार्ज कितना है, -2 है, तो 2 पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी, तो K2SO4 बन जाएगा। पहला स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद 2 पोटेशियम यूज हो चुके हैं K2SO4 के अंदर, अभी बचा कितना है, अभी 4 पोटेशियम बचा है ना, यहाँ से 2 यूज हो चुके हैं, तो 4K+ बचा है, तो 4K+ कहाँ जाएगा, जो आपका FeCN ट्वाइस था, अभी उसको 4 CN और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो 4 का मतलब 6 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 CN यहाँ पे आ चुके हैं। अभी यहाँ पे आपके चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपका क्या चाहिए बेटा, पोटेशियम चाहिए, तो कितना पोटेशियम, 4 पोटेशियम, तो K4FeCN इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो दिस इज दी पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, और इसका कलर बच्चों इंपॉर्टेंट है, इट इज़ हैविंग दी येलो कलर, ठीक है, और यहाँ पे सैंड बच्चों कैसा आपका लिगेंड। अब K4FeCN6 के बारे में तो आपको आइडिया हो गया किस तरीके से फॉर्म हुआ। अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपका जो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, तो आंसर होगा बेटा हमारा आयरन। सेंट्रल मेटल हम लिखेंगे आयन, बिकॉज इसके पास चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल आयन बच्चों कौन सा आपका है, यहाँ पे आयरन है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे जो 6 आ रहा है, 6 क्या है, तो 6 है बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। CN क्या है बच्चों, CN आपका लिगेंड है, ठीक है, इट इज़ ए लिगेंड, या हम लिविस बेस बोल सकते हैं। इसके बाद बच्चों K+, 4K+, दिस इज़ द काउंटर आयन, ध्यान दो, दिस इज़ द COUN काउंटर आयन, ये हमारे पास काउंटर आयन होगा, ठीक है, ध्यान रखना, जो आयनाइज होगा। और बाकी बेटा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाकी बाहर वाला बेटा क्या है आपका, आयोनाइजेशन स्फीयर है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन पूरा, ये पूरा कॉन्सेप्ट सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, इस सेंट्रल मेटल क्या होता है, ठीक है, तो लेते हैं हेडिंग सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखेंगे बच्चों, यस, सेंट्रल मेटल में हम बात करेंगे एक कोई ऐसी स्पीसीज़, जैसे आयन था वो, तो एक ऐसी स्पीसीज़ जो बच्चों क्या करती है, क्या एक एक्सेप्ट करती है, किसको करती है एक्सेप्ट बेटा, लोन पेयर्स को, या फिर इलेक्ट्रॉन्स पे लिख देते हैं बेटा, किसको लिख देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करती है। एक ऐसी स्पीसीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को बच्चों क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल मेटल को लेके, ठीक है, तो और कहाँ से एक्सेप्ट करेगी बेटा, फ्रॉम दी लिगेंड, फ्रॉम दी लिगेंड, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब बेटा होता क्या, वो समझो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। लोन पेयर्स ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं, उसको लोन पेयर्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मैंने इसीलिए लिखा है, इट में भी लोन पेयर्स, इट में भी बॉन्ड पेयर्स, ठीक है ना, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो यहाँ पे लिगेंड से एक ऐसी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल, ठीक है। और जो चीज़ एक्सेप्ट कर रही है कहीं ना कहीं बेटा उसके पास क्या डेफिशिएंसी होगी, और जो डेफिशिएंसी होने की वजह से तभी तो ये बेटा एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए बेटा उसको हम किसको हम क्या बोलेंगे, लिविस एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, लिविस एसिड। तो सेंट्रल मेटल इट एक्ट एज ए लिविस एसिड, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बेटा हो गया आपका सेंट्रल मेटल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अदर कॉन्सेप्ट को लेके।
आता है इम्पोर्टेंट, है ना, एक नोट आपका रहेगा इम्पोर्टेंट। मैंने बच्चों बात करी थी एस ब्लॉक के अंदर एक एलिमेंट था बच्चों आपका बेरिलियम, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो बेरिलियम बच्चों एस ब्लॉक का एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम एबिलिटी शो करता है, मैक्सिमम एबिलिटी शो करता है टू फॉर्म दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टू फॉर्म दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसा क्यों? क्योंकि बेरिलियम का जो साइज़ था वो बच्चों बहुत ही स्मॉल साइज़ था, बहुत ही छोटा साइज़ था, तो जिसकी वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी वैल्यू बच्चों की थी, न्यूक्लियर चार्ज की बात करें बेटा, चार्ज डेंसिटी की बात करें, वो क्या थी बच्चों मैक्सिमम, जिसकी वजह से क्या कर रहा था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आसानी से फॉर्म कर सकता है, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ दी अगर आप बात करोगे तो जो भी डी ब्लॉक के कैटाइंस होते हैं उनकी एबिलिटी अधिक होती है ना, कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की। रीजन क्लियर है बेटा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है डी ब्लॉक को, लेकिन बेरिलियम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा बात करने वाले हैं लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड्स एक्चुअली में क्या है, तो लिगेंड्स बच्चों ऐसे स्पीसीज़ हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं किसको बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। किसको करते हैं डोनेट बेटा, सेंट्रल मेटल एटम को, या आयन आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये बच्चों एक्ट करते हैं आपके लिविस एसिड के तरीके से, बिकॉज ये आपके वेकेंट होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स, तो बेटा इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। जो डोनर होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग लिगेंड। जैसे एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे यहाँ पे कि गिवन लिगेंड में से कौन कौन से आपके लिविस कौन कौन से आपके लिगेंड है, मैं सिंपल सा पूछूंगा आपसे। तो पहला मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ लाइक CH3NH2, ध्यान दो बच्चों, इसके पास यहाँ पे लॉन पेयर्स होंगे। सेकेंड ऑप्शन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको PF3। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन दे रहा हूँ मैं NH2 माइनस, एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मैं दूंगा आपको NH4 प्लस, एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ ऑप्शन में दूंगा बच्चों यहाँ पे एरोमेटिक में पार्ट यहाँ पे आपको डिजाइन कर रहा हूँ, नाउ इट इज़ अटैच्ड विथ हाइड्रोजन, नाउ इट इज़ नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है लिगेंड यहाँ पे कौन सा है। लिगेंड का मतलब बेटा लिविस बेस, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो पहले में तो बेटा डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है आपका, नॉन पी आपका डोनेट हो जाएगा बच्चा आपके नाइट्रोजन से। PF3 डेफिनेटली फॉस्फोरस के पास। NH4 बेटा प्लस, देखो ये वाला देखो आप, ये कैसा डेफिशिएंट है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्रॉस हो जाएगा। ये देखो NH2 माइनस, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, डोनर करेगा। ये भी बेटा, ये भी आपका डोनर होगा, क्योंकि ये आपके क्या करेगा, ये आपके एरोमेटिक बेजिंग भेजा, आपके जो अंदर आपका एरोमेटिक पार्ट है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा भाई, अंदर तो आपका रेजोनेंस होगा, लेकिन ये लॉन पेयर्स बेटा आपका पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ब्लॉकेज हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ब्लॉकेज हो गया ना, जिसकी वजह से लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा अंदर। तो यहाँ पे लॉन पेयर्स बेटा इजीली अवेलेबल होगा, तो करेगा डोनेट सेंट्रल मेटल एटम को, डी ब्लॉक को, तो डेफिनेटली ये भी आपका लिगेंड्स या फिर लिविस बेस के तरीके से काम करेगा। क्लियर है? ओके, की बात करेंगे बर्नर्स थ्योरी के बारे में। तो ध्यान देते हैं एक्चुअली में हम बर्नर्स थ्योरी का यूज क्यों करते हैं। जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बर्नर्स थ्योरी और एक बड़ा थ्योरी और होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरीज। दो थ्योरीज बच्चों काम करती हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बर्नर्स थ्योरी के बारे में। तो बर्नर्स थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट होगा कि अकॉर्डिंग टू बर्नर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बर्नर्स, जो मेटल बेटा रहता है, मेटल एटम, वो बेटा वो दो टाइप की बैलेंसी शो करता है, ठीक है। सोच दी टू टाइप्स ऑफ बैलेंसी, ठीक है, टू टाइप्स की बैलेंसीज को वो शो करता है, जिसमें फर्स्ट आपकी बैलेंसी होती है प्राइमरी बैलेंसी, एंड नेक्स्ट होती है बच्चों आपकी सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो प्राइमरी बैलेंसी बच्चों क्या करती है, कुछ रिप्रेजेंटेशन करती है, किसका बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर का। ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बच्चों प्राइमरी बैलेंसी के थ्रू होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा किसका, सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्राइमरी बैलेंसी। एंड सेकेंडरी बैलेंसी बच्चों क्या करती है, रिप्रेजेंट, ये करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर
जो होगा वो भी बेटा आपके सेंट्रल मेटल, मतलब सेंट्रल मेटल के साथ कितने लिगेंड अटैच्ड हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने के लिए ऊपर बात करेंगे अभी। तो ध्यान दो, प्राइमरी वैलेंसी बच्चों क्या करती है, ऑक्सीडेशन नंबर को सेंट्रल मेटल के, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू बर्नर ऑल दी मेटल्स हैव टेंडेंसी टू सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो बर्नर्स ने ये बोला स्टेटमेंट सेकेंड कि भाई जो प्राइमरी वैलेंसी है या फिर आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ध्यान देना, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास जो प्रेजेंट आपका सेंट्रल मेटल होगा, ठीक है, वो अपने करेक्टर को शो करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि बर्नर्स ने ये बोला कि ऑल दी मेटल्स हैव टेंडेंसी टू सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। जब वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, तभी वो कंपाउंड कैसा होगा आपका, स्टेबल होगा। कंपाउंड कैसा होगा आपका, स्टेबल होगा। क्योंकि अगर ये वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है कि आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अटैच होने चाहिए, और नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होने के पीछे रीजन बच्चों ये होता है कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम है, आयन है, वो अपने नोबल गैस के जो आपके नियरेस्ट नोबल गैस है उसको एक्वायर्ड करेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को एक्वायर्ड करेगा, तभी वो अपनी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, सेटिस्फाइड करना सेंट्रल एटम के द्वारा। और प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर वो भी इंपॉर्टेंट होगी। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिफाइन नहीं होगा तो उसके बेस पे आपका जो कंपाउंड है उसमें जो लिगेंड्स है उनका अट्रैक्शन किस तरीके से होगा, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दोनों बैलेंस को सेटिस्फाइड करना किसका काम है, आपके सेंट्रल मेटल एटम का है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्नर्स थ्योरी में थर्ड पॉइंट को। तीसरे पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे। तो इफ़ एनी स्पीसीज इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करस्पॉन्डिंग टू प्राइमरी बैलेंसी इज आयोनाइज इन वाटर, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेबल बैलेंसी। तो इसमें पॉइंट आता है कि हमारी जो प्राइमरी बैलेंसी है उस प्राइमरी बैलेंसी को लेके हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी स्पीसीज इन गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो प्राइमरी बैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, अगर वो आयोनाइज्ड हो रही है, ध्यान दो, अगर वो आपकी आयोनाइज्ड हो रही है, ठीक है। आयोनाइज होने के लिए बेटा क्या चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, आयोनाइज इन वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम लोग आयोनाइजेबल बैलेंसी के नाम से भी कॉल करेंगे, ठीक है, आयोनाइजेबल बैलेंसी के नाम से भी उसे हम कॉल करेंगे, ठीक है। प्राइमरी बैलेंसी की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी बैलेंसी आपकी नॉन आयोनाइजेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट। तो जो आपकी सेकेंडरी बैलेंसी होगी, सेकेंडरी बैलेंसी ये बेटा रहती है आपकी नॉन आयोनाइजेबल। क्यों? क्योंकि बच्चों आपकी एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, आपकी डेटिव बॉन्ड से अटैच रहती है सेंट्रल मेटल के साथ, तो वो आपकी आयोनाइज नहीं होती है, वो होती है नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी बैलेंसी को लेके। तो सेकेंडरी बैलेंसी बच्चों कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल बैलेंसी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता है टू बार सेंट्रल मेटल एटम, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो सेकेंडरी बैलेंसी है ये गिवन कंपाउंड, वो गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बच्चों इस ज्योमेट्री को भी डिफाइन करती है। मतलब ज्योमेट्री जो होगी वो किस तरीके से होगी, वो कौन डिफाइन करेगा बच्चों, सेकेंडरी बैलेंसी। सेकेंडरी बैलेंसी आपकी डिफाइन करेगी कि गिवन कंपाउंड की ज्योमेट्री किस तरीके से होगी। क्लियर है? ओके। इसके बाद हम बाकी कंपाउंड्स को लेके भी डिस्कस करेंगे। कुछ कंपाउंड्स बच्चों में लेने वाला हूँ जिसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो ध्यान से देखना। जैसे बच्चों मैंने एक कंपाउंड दिया आपको COCl3.6 अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे पता है इसका जो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आपका 3 ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, +3 में आएगा। तो यहाँ देखो बच्चों, ये जब कंपाउंड फॉर्म होगा एक्वस, अब आपको यहाँ पे एक्सिस में अमोनिया दे रखा है, तो अमोनिया बच्चों कोबाल्ट से कंबाइन होगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CO अमोनिया। बेटा ये मॉलिक्यूल्स लिगेंड कितने आ रहे हैं आपको पता चल रहा होगा, बिकॉज हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिस्कस कर रखा है ना, उसके बेस पे कितने अमोनिया चाहिए बेटा, वो आपका जो कोबाल्ट +3 की स्टेट में है उसको बेटा क्या चाहिए, वो नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा ना, नोबल गैस से कन्फ्यूजन को अकॉर्ड करेगा, नियरेस्ट जो नोबल गैस होगी, तो फिर वो डिफाइन करेगा कि यहाँ पे कितने अमोनिया चाहिए उसे स्टेबल होने के लिए। तो 6 अमोनिया आपको चाहिए होंगे, तो 6 अमोनिया मैंने ज्वाइन कर दिया है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा Cl कितने हैं 3, चार्ज को बैलेंस Cl3 रहेगा, ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा कि बेटा मैं AgNO3 को, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा कि AgNO3 को मैंने मिक्स करा है, तो AgNO3 को मिक्स करना, अब क्वेश्चन ये पूछे कितने मोल्स AgCl का फॉर्मेशन होगा,
तो भाई यहाँ से आपको पता है ये तो एक्सिस में रहेगा तो Ag+1 की स्टेट में होगा। यहाँ से आपका देखो यहाँ से कौन सा पार्ट आयोनाइज होगा, तो आपका जो Cl वाला पार्ट देखो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला बेटा वो पार्ट तो आयोनाइज नहीं होने वाला, वो सेकेंडरी बैलेंसी वाला पार्ट है। प्राइमरी बैलेंसी बेटा कौन सी है, Cl वाली है, Cl3। यहाँ से मिलेंगे 3Cl-, तो 3Cl- से कंबाइन बेटा 3 आपके सिल्वर Ag+ होंगे, तो आंसर क्या मिलेगा 3AgCl। तो बेटा आंसर मिल गया आपको, कितने मोल्स AgCl बनेंगे 3 मोल्स AgCl का फॉर्मेशन होगा। ये क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आपको दूँ सेकेंड कंपाउंड, ध्यान देना COCl3.5 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बेटा स्टेट कितना है इसका 3 स्टेट है। यहाँ भी यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको, तो देखो बच्चों CONH3 कितना बेटा 5 आपका, एक Cl आपका अंदर आ जाएगा, चार्ज को तो बैलेंस करना है, कोलेस्ट्रॉल इस पर क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Cl2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो अभी भी इसके पास 3 ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखेगी। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ बेटा AgNO3। अब बताओ कितने AgCl का फॉर्मेशन होगा, तो आंसर बच्चों कितना होगा 2 Cl यहाँ पे आयोनाइज होंगे, 2Cl- Ag+ यहाँ से, तो 2 Ag ले लेंगे तो आंसर क्या होगा 2 AgCl का फॉर्मेशन। तो आंसर कितना 2 मोल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा, थर्ड क्वेश्चन COCl3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया, कितना ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों थर्ड, देखेंगे 3 ऑक्सीडेशन नंबर है तो 3 रहना चाहिए। तो CO के साथ बच्चों कितना अमोनिया हो जाएगा आपका 4 अमोनिया, और 2 Cl फिर अंदर आ जाएंगे, एक Cl आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ये 3 बच्चे गलती कर देते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप AgNO3 लेके आ रहे हो, ठीक है, तो कितना बेटा एक ही Cl आयोनाइज होगा, तो आंसर बेटा क्लियर है 1 मोल क्या बनेगा आपका AgCl। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं आपको दूँ फोर्थ, सपोज COCl3.3 मोल्स ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन में बच्चों क्लियर है कितना 3, ये फिक्स कर दिया गया है। यहाँ बच्चों क्या बनेगा कॉन्डेंसेशन के अंदर CO, ब्रैकेट के अंदर जो अमोनिया होगा वो 3 और Cl3 यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी Cl बाहर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे आयोनेशन होगा ही नहीं। जब आयोनेशन ही नहीं होगा तो आप कितना भी AgNO3 डाल दो आप, तो कोई भी आपके AgCl का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बेटा कितना 0 मोल्स AgCl का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो आज इस लेक्चर को बेटा हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में बिल्कुल आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।